हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे मीनिंग ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में, जहाँ पे हमने देखा कि सेंट्रल टेंडेंसी का जो मेज़रमेंट है वो होता क्या है, उसे हम उसके मीनिंग का क्या मतलब है, मतलब उसका मीनिंग क्या है। और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को हम एवरेज भी कहते हैं। तो दोनों का मतलब क्या है, बेसिकली हम लोगों ने मीनिंग को ही बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। थोड़ी बहुत और मीनिंग के साथ साथ ही इम्पॉर्टेंट बातें हम लोगों ने डिस्कस भी करी थी, और कुछ इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट और स्टैटिशियन के अकॉर्डिंग या उनके द्वारा दिए गए डेफिनेशन को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज के क्लास में उसके नेक्स्ट टॉपिक को हम शुरू करेंगे, जहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ एन एवरेज डिस्कस करेंगे। जो हम लोगों ने मीनिंग जिसका देखा, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं या उसका फंक्शन क्या क्या है, इसको हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। पॉइंट वाइज मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस बतलाऊंगी और उसका हम एक्सप्लेनेशन जो है वो वर्बली करते चलेंगे साथ साथ में। चलिए शुरू कर लेते हैं आज के क्लास को, जहाँ पे हम देखेंगे आज का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स एंड ये ऑब्जेक्टिव और फंक्शन जो होगा ये हम साथ साथ में देखेंगे। फंक्शंस ऑफ एवरेजेस। क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या फंक्शन है एवरेज का, जिसको हम एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और किसी भी तरह के इकोनॉमिक थ्योरी का या इकोनॉमिक कंडीशन का पता लगाने के लिए हम जिसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो देखो, एक तो ऑब्जेक्टिव हमको ऐसे भी पता चल गया है जब हमने इसके मीनिंग को डिस्कस किया तभी, बट कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस होते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के, और वो मेन फंक्शंस क्या क्या हैं, वो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, हम वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, जिसे हम एवरेज भी कहते हैं, वो है टू प्रेजेंट डाइवर्सिफाइड and complex data in a summarized way, or you can say summarized form। देखो, एवरेज के मीनिंग को या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के मीनिंग को डिस्कस करते हुए हम लोगों ने ये जान लिया कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज एक तरह एक सिंगल वैल्यू होता है जो कि होल सेट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करता है, होल सेट ऑफ डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। सो व्हेन वी हैव द डाइवर्सिफाइड और कॉम्प्लेक्स डेटा, अगर हम किसी भी तरह की बात का पता लगाना चाहते हैं, तो एवरेज जो होता है वो उस तमाम किस्म के यूनिवर्स यानी कि डाइवर्सिफाइड और कॉम्प्लेक्स डेटा को एक समराइज्ड वे में प्रेजेंट करने में हेल्प करता है। यहाँ पे समराइज्ड फॉर्म का मतलब हो गया इनटू अ सिंगल वैल्यू, जो कि सिंगल वैल्यू जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एंटायर डेटा को। तो आप इसको बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि एक समराइज्ड फॉर्म है। इट बिकम्स ईजी टू ड्रॉ कंक्लूजन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूनिवर्स एज ए होल। अगर आप पूरे के पूरे यूनिवर्स के बारे में पता लगाना चाहते हैं, यूनिवर्स में आपको वैरायटी और डाइवर्सिफिकेशन एंड कॉम्प्लेक्शन के साथ इन्यूमरस डेटा मिल जाएगा। अगर आपको उन तमाम डेटा को ईजिली कंक्लूड करना है, उससे किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन निकालना है, तो आप एवरेज की मदद से ये काम कर सकते हैं। मान लीजिए
कि अगर हम इंडियन इकोनॉमी की ही बात करें, इंडिया में आपको डिफरेंट स्टेट में, अलग अलग स्टेट में लोगों का पर कैपिटा इनकम पता लगाना हो, मान लीजिए कि झारखंड एक स्टेट हो गया, यूपी एक स्टेट हो गया, बिहार आपका एक स्टेट हो गया, उड़ीसा स्टेट हो गया आपका, ठीक है। ठीक उसी तरह से चेन्नई हो गया, एक और ले लो आप, चलो दिल्ली ले लेते हैं। तो क्या है यहाँ पे देखो ज़रा, स्टेट वाइज हम पर कैपिटा इनकम का पता लगाना चाहते हैं, और पता ही नहीं लगाना चाहते हैं, हम कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। और कंपैरिजन में हम ये जानना चाह रहे हैं कि कौन से स्टेट का, पूरे इंडिया में कौन से स्टेट का पर कैपिटा इनकम जो है वो सबसे अधिक है और किस स्टेट का कम है। अब देखो ये डेटा है इंडियन इकोनॉमी के तमाम स्टेट का। यहाँ पे अगर आप डेटा की बात करो तो हम क्या करेंगे, हर एक स्टेट से पर कैपिटा इनकम का पहले तो पता लगाएंगे, इनकम का पता लगाएंगे सेक्टर वाइज, फिर उसका हम एक एवरेज वैल्यू पता कर लेंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक डिफरेंट वैल्यू हो जाएगा, झारखंड का x, यूपी का y, मान लीजिए ऐसा, बिहार का z, उड़ीसा का p, चेन्नई का q और दिल्ली का r। मान लो कि ये आपको एवरेज पता लग गया हर एक स्टेट का पर कैपिटा इनकम। अब इस एवरेज को इजीली आप क्या कर रहे हो, तो इन सबको कंपेयर करके आप इन सब से किस स्टेट का पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है या कम है आप वो बता सकते हैं। मान लीजिए कि किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट को हम ले लें, मान लेते हैं दिल्ली को इसमें ले लिया, और आर जो हो गया ये पर कैपिटा इनकम है। तो यहाँ पे आर एक सिंगल वैल्यू है। अच्छा, आर का मतलब लिटरली आर नहीं है, इसमें हम कोई भी वैल्यू लेंगे, न्यूमरिक वैल्यू लेंगे, और उस न्यूमरिक वैल्यू की मदद से पर कैपिटा इनकम को हम रिप्रेजेंट कर सकेंगे। तो यहाँ पे इस पर कैपिटा इनकम को एक सिंगल वैल्यू से जो हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, ये हम कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एवरेज। तो एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है और फंक्शन भी है कि किसी भी तरह के डाइवर्सिफाइड एंड कॉम्प्लेक्स डेटा को अगर हम समराइज्ड वे में, शॉर्ट फॉर्म में, सिंगल वैल्यू में दिखाना चाहते हैं, तो उसमें आपको एवरेज या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हेल्प करेगा। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ एन एवरेज। ठीक इसी तरह से इसी पॉइंट में मैंने आपको एक टर्म डिस्कस किया, उसी से हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है वो भी क्लियर हो जाता है। एवरेज का सिर्फ यही फ़ायदा नहीं है कि ये आपको शॉर्ट फॉर्म में इंफॉर्मेशन देता है कॉम्प्लेक्स और डाइवर्सिफाइड डेटा का, बल्कि इसका फ़ायदा आपको ये भी है, इसका एक और आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, दैट इज़ नेक्स्ट पॉइंट, टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। Okay, with the help of measures of central tendency or average, we can easily compare the data in a set with the other data in the set. कहने का मतलब हुआ कि the average is one set of data can be conveniently compared with the other set of data. The comparison can be made at a given point of time or over a पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, आपको अगर कंपैरिजन करना है, चूँकि ये किसी भी तरह की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में ये आपको एवरेज पता लगाने में हेल्प करता है, तो आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन का पता ही नहीं लगाना है। मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन को आपको कंपेयर करना है, एक कंपैरिजन करके आपको उसका रिजल्टिंग वैल्यू जानना है, तो उस कंपैरिजन में भी आपको हेल्प करेगा एवरेज। ईज़िली आप कंपेयर कर सकते हैं। मान लें कि कोई पर्टिकुलर एरिया है और उस एरिया में रहने वाले लोगों के मंथली एक्सपेंडिचर का आपको पता लगाना है। तो मान लो एक एरिया में 5 लोग रह रहे हैं, A, B, C, D और E। इन पांचों व्यक्ति के द्वारा कितना मंथली एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, अगर आपको इस बात का पता लगाना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, इन तमाम लोगों के द्वारा मंथली कितना एक्सपेंस
या एक्सपेंडिचर किया जाता है उसका पता लगाना होगा। अब ए जो है वो बहुत सारे चीज़ों पे एक्सपेंडिचर करता है, उन तमाम आइटम्स पे किए गए एक्सपेंडिचर का पहले आप पता करोगे, सबको जोड़ोगे, एक सिंगल वैल्यू में उसको लेके आओगे। ठीक इसी तरह से बी के सारे एक्सपेंसेस आप निकालोगे और एक सिंगल वैल्यू में इसको लेके आओगे। इस तरह से सिंगल सिंगल वैल्यू में आप इंफॉर्मेशन ले आओगे। अब आप इजीली इन तमाम वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, जो भी वैल्यू आपके पास आया उसको आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं। एंड आफ्टर कंपैरिजन आप एक आसान तरीके से निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। तो कंपैरिजन वगैरह अगर करना हो तो उसमें भी कंपैरिजन की सुविधा प्रदान करता है आपको एवरेज। और ये कंपैरिजन आप पीरियड ऑफ टाइम में भी कर सकते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम पे भी कर सकते हैं। एक निश्चित समय बिंदु पर ये काम किया जा सकता है और एक समय अंतराल के लिए भी आप तुलना अगर करना चाहते हैं तो ये काम आप विद द हेल्प ऑफ एवरेज कर सकते हैं। दिस विल बी द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ एन एवरेज। नेक्स्ट, टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, किसी भी तरह का अगर आपको डिसीजन लेना है, जनरली इसको अगर गवर्नमेंट के केस में देखें तो समझा जा सकता है। मान लीजिए कि एवरेज जो होता है ये एक सिंगल वैल्यू होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है एंटायर यूनिवर्स को और गिवन सेट ऑफ डेटा को। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये प्रोवाइड करता है ऑल द गाइडलाइंस और वर्क्स जो कि रेडी होता है एक जो कि करना होता है एक डिसीजन मेकर को। किसी भी डिसीजन मेकर के लिए जिस भी तरह का गाइडलाइंस चाहिए या उसको जो भी मटेरियल चाहिए डिसीजन लेने के लिए भी वो किस आधार पर निर्णय ले, इसके लिए उसको पहले कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ जानकारियों की ज़रूरत पड़ती है और वो जानकारियाँ जो हैं वो आप एवरेज की मदद से प्राप्त कर सकते हैं। एंटायर सेट ऑफ डेटा को सिंगल वैल्यू में रिप्रेजेंट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एवरेज। और ये एवरेज जो है ये क्या कर सकता है, ये उन तमाम डेटा को एक सिंगल वैल्यू में चूँकि कन्वर्ट करता है तो इससे एक तरह का मटेरियल अवेलेबल हो जाता है फॉर द डिसीजन मेकर्स। और डिसीजन मेकर्स उसकी मदद से एस्टिमेशन करते हैं, स्टैंडर्ड्स का पता लगाते हैं, स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं, डिफरेंट एरियाज़ में वो डिसीजन ले सकते हैं और डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं वो पूरे हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एवरेज। एग्जाम्पल की बात करो तो मान लो कि इफ़ एवरेज मंथली सेल्स आर फॉलिंग, the head of sales department would take decisions to take corrective measures to improve it। मान लीजिए कि कोई डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है और वो देख रहा है कि धीरे धीरे उसका सेल्स जो है वो डे बाय डे घटता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि वो सेल्स डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होगा सबसे पहले वो क्या करेगा, हर तरह की इन्फॉर्मेशन को पता कर लेगा कि ठीक है जब हमारे सेल्स ज़्यादा थे तब किस तरह का सिचुएशन था, हम किस तरह की पॉलिसी फॉलो कर रहे थे, क्या प्राइसिंग पॉलिसी थी, क्या सेलिंग स्ट्रैटेजी हम अपना रहे थे। ठीक उसी तरह से जब हमारा सेल घटने लग गया तब हमने क्या करा, और इस तरह से वो सारे इन्फॉर्मेशन को पहले एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर लेगा और तब उन सब के बेसिस पे ही कैन ईजिली मेक डिसीजन कि कैसे हमें इस सिचुएशन को करेक्ट करना है, कैसे अपने घटते हुए सेल्स को हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, इसको करेक्ट कैसे किया जाए। तो ठीक है, सेम विद द गवर्नमेंट भी है। गवर्नमेंट को भी अगर किसी भी तरह का कोई डिसीजन लेना है, जैसे देश में गरीबी दूर करने के लिए कितनी योजनाएं बनती हैं, तो कैसी योजना बनाएं, योजनाओं में भोजन बांटें, योजनाओं में नौकरियां दे दें, योजनाओं के अंतर्गत हम लोगों को, देश के लोगों को किसी खास तरह की सुविधा मुहैया करा दें। इस तरह के निर्णय सरकार ले पाते हैं विद द हेल्प ऑफ एवरेज। वो सबसे पहले डेटा का कलेक्शन करते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा में उनको कई तरह के इन्फॉर्मेशन पता लगते हैं एक सिंगल वैल्यू की मदद से। कितने लोग पढ़े लिखे हैं बट बेरोजगार हैं, कितने लोग लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से गरीबी में हैं, बेरोजगारी में हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या करते हैं ना, पहले डिसीजंस लेने के लिए डेटा का कलेक्शन करते हैं और ये डेटा कलेक्शन में उसके
इवैल्यूएशन में एवरेज या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हेल्प करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है सेंट्रल टेंडेंसी का कि इट विल हेल्प इन मेकिंग डिसीजन, और यू कैन से इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। ये एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू स्टैब्लिश रिलेशनशिप्स। ठीक है, किसी भी तरह के वेरिएबल्स या अगर आपको किसी भी तरह का कोई इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है या उसके कॉजेज़ नज़र आ रहा है, तो कॉज एंड इफ़ेक्ट के बीच में रिलेशनशिप जो है, देखो सिंपल है, वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप की स्टडी करने में भी आपको एवरेज हेल्प करेगा। कोई भी सिचुएशन आपको नज़र आता है, इंडिया में बहुत गरीबी है, दिस इज़ द इफ़ेक्ट, दिस इज़ द इम्पैक्ट। गरीबी क्यों है? क्योंकि लोग बेरोज़गार हैं। गरीबी क्यों है? क्योंकि लोग पढ़े लिखे कम हैं। गरीबी क्यों है? क्योंकि लोगों का स्वास्थ्य का स्तर खराब है। तो देयर इज सम इफेक्ट एंड यू हैव कॉजेज एज वेल। कारण भी है और उसका प्रभाव भी है। इन दोनों के बीच में संबंध कितना है? बेरोजगारी की वजह से कितनी गरीबी बढ़ रही है? अशिक्षा की वजह से या शिक्षा की कमी से कितनी गरीबी बढ़ रही है, या शिक्षा को बढ़ाएं तो गरीबी कितनी घटेगी? द होल रिलेशनशिप इफ यू वांटेड टू स्टैब्लिश बिटवीन देम, तो आप ये काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एवरेज। तो इसमें भी आपको ये हेल्प करता है कि किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है, या किस तरह से दोनों संबंधित है। इस तरह के तमाम डिसीजंस जो हैं, इस तरह के तमाम रिलेशनशिप्स जो हैं, इनका पता हम लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एवरेज। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। आप फंक्शन भी इसको लिख सकते हैं जब आपसे पूछा जाए एवरेज का। नेक्स्ट पॉइंट है टू फैसिलिटेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक है, किसी भी तरह के स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को करने के लिए भी एवरेज आपको हेल्प करेगा। एवरेजेस फ्रॉम द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, वी डिपेंड ऑन एवरेजेस टू कंप्यूट वेरियस अदर मेजर्स, जैसे कि स्क्यूनेस हो गया, डिस्पर्सन हो गया, ETC। जैसे ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसके बाद का चैप्टर है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। तो देखो, किसी भी तरह के एनालिसिस को, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को खासकर करने के लिए भी हमें एवरेज की ज़रूरत पड़ती है। पहले एवरेज निकालेंगे और फिर उसकी मदद से हम फर्दर कैलकुलेशन को पूरा करेंगे। और ये बात अभी क्या बोली जा रही है, इसको हम तब समझेंगे जब हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में पहुंचेंगे। मेजर ऑफ डिस्पर्सन में जहाँ पे हम एक तरफ स्टैंडर्ड डेविएशन मेज़र कर रहे हों या मीन डेविएशन मेज़र कर रहे हों, तो मीन डेविएशन निकालने के लिए करना ये पड़ेगा आपको कि फर्स्टली यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज, यू हैव टू कैलकुलेट मीन। तो पहले मीन निकालेंगे, फिर उसकी मदद से मीन डेविएशन निकालेंगे। तो किसी भी तरह के स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में भी आपको एवरेज हेल्प करेगा। एवरेज के बिना आप यूं कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं कर सकते। दिस इज़ द बेस। जब भी हम स्टैटिस्टिक्स सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अब तक यही आता था, मीन मीडियन मोड। इसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन हम बेसिक में यही याद रखते हैं, इसलिए क्योंकि यही आधार है, यही बेस है। मीन मीडियन मोड ही बेस है आपके स्टैटिस्टिक्स का, एवरेज का, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ही मीन मीडियन मोड है। सो इसलिए इसको इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि इट इज़ द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अगर आपको किसी भी तरह का मेजरमेंट करना है, एवरेज निकालना है, तो उसके लिए आपको एवरेज पे डिपेंड करना पड़ेगा, डिपेंड रहना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको एवरेज इनकम निकालना है तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक, जैसे मान लो कि आपको निकालना है देश में कि लोगों का इनकम कितना घटा ड्यू टू रिसेशन। मान लो कि देश में मंदी आ गई,
उसकी वजह से आप पता लगा रहे हैं कि देश में कितना इनकम लोगों का कम हो गया। इनकम के कम होने का कारण पता कर रहे हैं आप। उसमें से आप देख रहे हो महंगाई है एक कारण, उसमें आप देख रहे हैं कि लोगों का डिमांड घट गया, वो एक कारण है, लोगों का टेस्ट घट गया वो एक कारण है, या टेस्ट चेंज हो गया वो एक कारण है। तो इन सब में आपने देखो क्या करना है, आप इनकम में कमी क्यों हुई इसका पता लगाना है आपको, फॉल इन इनकम का पता लगाना है आपको। और फॉल इन इनकम का पता लगाने के लिए आपने बड़े सारे कारणों को डिस्कस करना शुरू किया। सबसे पहले आपने क्या देखा, रिसेशन आ गया है देश में, भाई मंदी की स्थिति है। फिर आपने देखा कि फॉल इन डिमांड भी है, मांग में कमी हो गई है। फिर आपने देखा कि लोगों के टेस्ट में चेंज हो गया है, चेंज आ गया, परिवर्तन आ गया है, तो चेंज इन टेस्ट, ठीक है। उसके अलावा आपने देखा कि इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस भी हो गए हैं, कई तरह के चेंजेस आ गए इकोनॉमी में। तो यहाँ पे मेरे बोलने का मतलब है कि आप ये एक एनालिसिस करना चाह रहे हैं और इसके लिए आपको पहले बहुत सारी बातों का पता लगाना पड़ेगा। इन तमाम चीज़ों का जो कैलकुलेशन है, इन तमाम कारणों को जो आप पता करोगे, इसको आप पता करोगे विद द हेल्प ऑफ एवरेज। जो भी आप कैलकुलेशन करोगे पहले एवरेज निकालोगे, वैल्यू वगैरह आप सबको देखोगे कि अच्छा देश में रिसेशन इतना इतना है, डिमांड में कमी इतना आया, इतना % हुआ, या टेस्ट में चेंजेस इस तरह से हो गए, इतने % के चेंजेस नज़र आ रहे हैं। ठीक उसी तरह से स्ट्रक्चरल चेंजेस आपको इस तरह का मिला। तो फर्स्टली यू हैव टू कैलकुलेट एवरेजेस इन टर्म्स ऑफ मीन, मीडियन, मोड, वट एवर इट इज़, आपको करना होगा। फिर उसकी मदद से आप उस बात का पता लगाओगे जो आप करना चाहते हो। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का हम पता कर रहे हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या ये जो एवरेज है ये हमें हेल्प करता है। और इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स में हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया है मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ एन एवरेज। अगर एवरेजेस के फंक्शंस या आपसे पूछा जाए कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के क्या क्या फंक्शंस हैं, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, तो आप ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाए या फंक्शन पूछा जाए, आप इन्हीं पॉइंट्स को लिखेंगे और इनको डील आप बिल्कुल अपने वर्ड्स में कर सकते हैं। देयर इज़ नो एनी रिस्ट्रिक्शन कि आप बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज को ही रट रट के पढ़ें। बस पॉइंट्स याद रखें, ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट्स को भी बिल्कुल ऐसे ही लिखें, पॉइंट को बस जानना ज़रूरी है, बाकी इसको लिखने का आपका खुद का तरीका हो सकता है। और इसी के साथ हमारा ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ एन एवरेज या ऑफ एवरेजेस और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ पे फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसेंशियल्स ऑफ ए गुड एवरेज। एक अच्छा एवरेज कैसा होना चाहिए, उसके लिए किस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर नीडेड इन टर्म्स ऑफ गुड एवरेज या इसेंशियल्स क्या क्या है एक अच्छे एवरेज की। और ये डिस्कशन हम हमारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास को हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।